नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के दूसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को करना होगा प्रोत्साहित। उपराष्ट्रपति ने कृषि विश्वविद्यालयों से किसानों की सहकारी संस्थाओं और कृषि उत्पाद संघों की मदद और मार्गदर्शन करने का किया आग्रह। मत्स्य पालन विभाग ने अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार का किया आयोजन। वेबिनार में खारे पानी से प्रभावित भूमि पर जलीय कृषि को बढ़ावा देने के महत्व पर हुई चर्चा। खारे पानी में जलीय कृषि के बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2021 से 2024-25 के दौरान 526 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित। और उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले महीने हुई भारी बारिश के कारण किसानों को पहुंचा है भारी नुकसान। खेत में कटे पड़े धान और आलू की फसलों को बारिश ने पहुंचाया भारी नुकसान। तमिलनाडु के कई भागों में भारी बारिश। चेन्नई में भारी बारिश से कई भागों में जल भराव की स्थिति। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बारिश से प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की जताई संभावना। तो खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के दूसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया। कोविड महामारी के दौरान उल्टे शहरों से गांवों की तरफ हुए प्रवास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उद्यमिता का विकास भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करेगा जहां उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद संगठन यानी कि एफपीओ सीमांत और छोटे किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। वे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के बीच की कड़ी बन सकते हैं जो कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर खाद्य प्रसंस्करण, मार्केटिंग तथा निर्यात जैसी आगे और पीछे की कड़ियों को जोड़ते हैं। उन्होंने कृषि उत्पाद संगठनों को बढ़ावा देने, उनका मार्गदर्शन करने तथा उनकी क्षमता विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। इस संदर्भ में उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सराहना करते हुए विश्वविद्यालयों से कहा कि वे अपने इलाके के किसानों को कृषि सहकारी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। और मत्स्य पालन को लगातार बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इसके साथ साथ जो मत्स्य पालन के विभाग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसके माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तहत यह इस श्रृंखला का 8वां वेबिनार था। इस बात पर चर्चा की गई कि खारे पानी में मत्स्य पालन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। कार्यक्रम में भारत सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े डीओएफ के अधिकारियों ने शिरकत की थी। आईसीएआर मत्स्य संस्थानों के वैज्ञानिकों, राज्य कृषि, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने भी इसमें भाग लिया। उद्यमी, मछली पालक, किसान, हैचरी मालिक और जलीय कृषि उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया था। मत्स्य क्षेत्र के विकास और देश में उपलब्ध मत्स्यिकी संसाधनों के लगातार इस्तेमाल पर भी चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। इस वेबिनार के माध्यम से सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों और रोजगार सृजन के साथ साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा में मत्स्य क्षेत्र की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई। और उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले महीने हुई भारी बारिश के कारण किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसमें खेत में कटे पड़े धान और मुख्य रूप से लगाई हुई आलू की फसलों को बारिश ने बर्बाद कर दिया है, जिसको अब किसान अपने ही हाथों से अपनी ही रकम पर ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं। संभल के आसपास के क्षेत्रों में यह नज़ारा देखने को मिल रहा है कि धान की कटी पड़ी हुई फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसमें धान की खेत में पड़ी फसल ना के बराबर ही किसानों को हाथ लगी है। लेकिन आलू की लगी फसल अब ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है, क्योंकि जो फसल आलू की लगाई गई थी अब वही आलू की फसल बर्बाद हो गई है, क्योंकि आलू खेत में लगने के बाद मिट्टी में ही सड़ गया और बर्बाद हो गया। अब किसानों को अगली फसल लगाने के लिए खेत खाली करना है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। कुछ किसानों की हालत गंभीर है जो अगली फसल लगाने का बजट नहीं होने से परेशान है।
10 बीघे ज़मीन में मैंने 10,000 रुपये बीघा ले रखी है। अब इसमें साहब वो तुरैयों का ठाट लगवाया मैंने, वो भी सिगरा गिर गया बारिश में, उसमें 1 5 का सिक्का न बचा। अब ये तुरैयों का ठाट खाली करके साहब मैंने जिंगे तिंगे से पैसा उधार कर करा के मैंने आलू लगाए। अब आलू लगाने में साहब ये आलू बारिश से सब मारे गए बिल्कुल। धान लगाए वो मारे गए साहब 5 बीघे, उनमें कुछ ना निकला, मर्ज लग गया, उन्हें बतेरी दवाई गोली करी। अब साहब कर्ज पानी पिछला भुगता ही ना, अब आगे को कहाँ से लूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, अब क्या करूँ। और हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जोरों से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा पूरे कैथल जिला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष न जलाने पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके साथ साथ किसानों को फसल अवशेषों के बंडल बनाने वाली मशीनों की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि किसान इन बंडलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। सरकार द्वारा किसानों से बार बार अपील की जाती रही है कि किसान फसल अवशेषों को आग न लगाएं, क्योंकि इससे वे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसा करने से किसानों के खेत के अंदर रह रहे किसान मित्र जीव भी मर जाते हैं। आग लगाने से किसानों के खेत की जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बावजूद भी किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेषों को आग लगाई जा रही है। कैथल हिसार मार्ग पर जाते हुए सड़क के दोनों ओर कई जगहों पर किसानों ने अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों में आग लगाई हुई है। खेतों में आग की लपटें उठ रही हैं और काफी धुआं भी दिखाई दे रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कैथल जिला के उप निदेशक कृषि डॉक्टर करमचंद ने सरकार और जिला प्रशासन द्वारा किसानों को धान की फसल के अवशेषों को आग न लगाने को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जिला कैथल में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन और कृषि विभाग पूर्ण रूप से जागरूक है और एक व्यापक जिला कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। शुरू से डिस्ट्रिक्ट के अंदर 966 कस्टम हायरिंग सेंटर कार्यरत है और सभी को फार्म ऐप पर हमने पंजीकृत किया हुआ है और किसान इसमें अपना जो भी मशीनें उसको चाहिए होती हैं वो ले रहे हैं। और इसके अलावा जितनी भी 8-9 प्रकार की मशीनरीज है जो पराली का प्रबंधन करती हैं, वो लगभग हमारे पास 6,375 के आसपास है। और अभी भी हमने किसानों के लिए ऑप्शन खोली हुई है कि वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी ऑप्शन खोली है, जिस भी किसान ने जो भी मशीन की डिमांड की है पोर्टल पर अप्लाई किया, वो हमने उसको समय रहते दी है। तो 80% सब्सिडी पर हमने कस्टमाइजिंग सेंटरों में दी है और 50% सब्सिडी पर हमने निजी किसान जो यदि अकेला किसान कहता है कि मुझे ये मशीन चाहिए, उसको दी है। इसके साथ साथ व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है गांव-गांव में, लोगों को तकनीकी पहलू कि एक्स-सीटू मैनेजमेंट क्या है, इन-सीटू मैनेजमेंट क्या है, इस तरह से किसानों को समझाया और लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं घरों में पानी घुस जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और अधिकारियों को स्थिति पर नज़र बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अगले 2 दिनों के लिए चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टी की भी घोषणा की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 9 और 10 नवंबर को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और 10 और 11 नवंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु और उससे सटे आंध्र प्रदेश तट पर न जाने की सलाह दी है। भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तिरुवल्लुर, चेंगलपेट और मदुरई तैनात किया गया है। बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ की 13 टीमें भी पूरे मुस्तैदी के साथ चेन्नई में तैनात हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा को भी अलर्ट पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। राहत एवं बचाव कार्यों में केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मैं हर किसी की कुशलता एवं सुरक्षा की कामना करता हूँ। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में निरंतर बारिश के कारण पुडुचेरी और कराईकल जिलों में आज से 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के एक आदेश में जानकारी देते हुए बताया गया है कि
लगातार बारिश के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं फिर से खोलने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। ये कक्षाएं आज से फिर शुरू हो रही थी। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को वापस किनारों पर लौटने की चेतावनी लगातार जारी कर रहा है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल रात से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेट्टुपालयम में बाढ़ के कारण पूरे गांव के डूब जाने से लिंगापुरम और गांधियापुरयूर के बीच सड़क से डूब जाने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मोटर बोट के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। वहीं पुलियाकुलम में बारिश के कारण इमारत ढह गई। पिछले कुछ सप्ताह में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की कई सड़कें टूट गई हैं। मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की भविष्यवाणी के कारण लोगों से यात्रा करने से बचने को कहा गया है। और कोरोना में ऑक्सीजन का महत्व सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है, लेकिन अगर वो शुद्धता हमें प्राकृतिक रूप से मिले तो राजाजी नेशनल पार्क के किनारे ये है प्योर ऑक्सीजन पार्क। दूर दूर तक फैले गंगा कैचमेंट एरिया के 1.6 हेक्टेयर जमीन पर औषधि पौधों की 1 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां लगाई गई हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत बने इस प्योर ऑक्सीजन गार्डन को स्थानीय पर्यावरणविद और वन विभाग के सहयोग से बनाया गया है, जिसका लाभ यहाँ के युवा रोजाना उठा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठों के साथ ऋषिकेश के हर्बल पार्क में। ऋषिकेश में मैं इस वक्त खड़ा हूँ गंगा नदी के किनारे और मेरे ठीक पीछे है राजाजी नेशनल पार्क। यूं तो योगा नेचुरल सराउंडिंग्स में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर योगा करना कुछ खास है। वजह है यहाँ पर मौजूद ऐसे खास पेड़ पौधे जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से कि क्या खास है इस ऑक्सी रिच गार्डन में। प्योर ऑक्सीजन गार्डन बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? प्योर ऑक्सी गार्डन का दरअसल हमारा ये गंगा कैचमेंट एरिया है और जिस तरह से कोविड का पूरा प्रकोप पूरे भारत में था, तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरह से अपने इस क्षेत्र में जो हमारी पतित पावनी माँ गंगा का एक कैचमेंट एरिया है, इसमें गंगा तट पे हम लोग किस तरह से कोविड को रोकने में सफल हो सकते हैं। इस तरह से 1.6 हेक्टेयर लैंड पर यहाँ पर 1600 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 12 प्रजाति के विभिन्न तरह के पौधे इसमें पौधारोपित किए गए हैं। और इस काम में पूरा सहयोग कर रहा है यहाँ का वन विभाग। इसी क्रम में विभाग द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और इस क्षेत्र का चयन किया गया, जो कि लगभग 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र है। हमारे द्वारा यहाँ पे 1500 विभिन्न प्रजाति के पौधरोपण किया गया है, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। आपको यहाँ योगा करने में क्या फायदा, क्या बेहतर महसूस होता है? यहाँ तो हर चीज़ फायदा है। एक तो शुद्ध हमें जो है ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ पर सुबह सुबह माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पर जो ऑक्सी गार्डन लगा है, इसमें शुद्ध ज़्यादातर इसमें पीपल के पेड़ हैं जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। किस तरह का अद्भुत अनुभव होता है यहाँ पर? यहाँ पे सुबह भी क्लासेस चलती है। सुबह 6:30 बजे से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम सांस वगैरह लेते हैं तो ताज़ी हवा मिलती है हमें। मेन चीज़ ये है हमारा। अगर आप किसी कमरे के अंदर करेंगे तो शुद्ध हवा प्राप्त नहीं हो पाती। तो इस जगह में ऐसा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक फ्रेश एटमॉस्फेयर है, साथ ही ऐसे ऐसे पौधे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और ये सब आपसी सहयोग से हो रहा है जनता और प्रशासन के बीच में। कैमरामैन अजीत और मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ ऋषिकेश। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के किसान एक बार फिर 9 नवंबर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इस बार यह घेराव किसान महापंचायत के बैनर तले होगा। राजस्थान के किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य तय करे। इसी मांग को लेकर फिर किसान मुख्यमंत्री निवास और कूच करेंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित बाजरे का समर्थन मूल्य 2250 प्रति क्विंटल है, लेकिन राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं हो रही है। किसान 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा बेचने को मजबूर है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल राजस्थान में 37.36 लाख हेक्टेयर में बाजरे की बुआई की गई है। ऐसे में अनुमानतः राजस्थान में बाजरे का उत्पादन 44.87 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का 40% से भी अधिक बाजरे का उत्पादन करता है। इसके बावजूद भी यहाँ समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान अपनी लागत का मूल्य भी नहीं निकाल पाते हैं।
और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों औरैया को लगभग 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी। मुख्यमंत्री ने 280 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। वहीं 109 करोड़ की लागत से 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें चिकित्सालय, अग्निशमन केंद्र, किसान कल्याण से जुड़ी योजनाएं, खेत और सड़क से जुड़ी परियोजनाएं और गौ आश्रय स्थल भी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 240 करोड़ किसानों के खाते में सीधे तौर से उनके खातों में पैसा पहुंच चुका है। ये विकास की योजनाओं का लाभ का परिणाम आज क्या है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत 63,083 परिवारों को 1,53,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं आपके औरैया जनपद में। किसान सम्मान निधि में 246 करोड़ रुपए की राशि अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,64,000 से अधिक किसानों को इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो आपके इस जनपद में 25,000 परिवारों को एक आवास दिया जा चुका है। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में कहा कि लगभग 1.25 साल पहले नर्मदा मैया में आई भयानक बाढ़ में क्षेत्र के लगभग 44 गांव बुरी तरह से डूब गए थे। उन्होंने कहा कि इस बात का संतोष है कि बाढ़ में नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन हमने किसी की जान नहीं जाने दी। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ में फसलों को नुकसान हुआ है और साथ ही घर भी तबाह हो गए थे, तो इसलिए जरूरी था कि मकान फिर से बने। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा मकान स्वीकृत किए गए थे और आज 400 से ज्यादा मकान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। और अब बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण को लेकर देश की राजधानी ज्यादातर समय सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से अनेक प्रयास कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली में एक ऐसा ऑटो रिक्शा है जिसे चलती फिरती नर्सरी कहा जाता है। क्या है ये मोबाइल नर्सरी, बता रहे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा ये ऑटो रिक्शा पर्यावरण का एक अच्छा संदेश देने में जुटा है। इस ऑटो को देख ऐसा लगता है कि मानो दिल्ली की सड़कों पर चलती फिरती नर्सरी ही दौड़ रही है। जी हां, ऑटो चालक मोहम्मद जसीम ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने ऑटो रिक्शा में तरह तरह के पौधे लगाए हैं। मोहम्मद जसीम ने अपने ऑटो को पौधों से सजाया है ताकि उनकी एक छोटी सी कोशिश से दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने का संदेश जा सके और साथ ही पर्यावरण की रक्षा के प्रति भी लोगों का कदम उठे। मोहम्मद जसीम ने अपनी ऑटो रिक्शा को चलता फिरता नर्सरी के रूप में तब्दील कर रखा है। ये बताइए जसीम जी, किस तरह से आपके मन में विचार आया कि पौधे लगाने की आपको? बहुत अच्छी बात है सर। मैं तो हर इंसान से, हर कस्टमर को कहता हूँ कि अपना सुरक्षा के लिए घर आगे पीछे पौधा लगाए, उसको देखभाल करे। पौधे लगाना पर्यावरण के लिए कितना जरूरी मानते हैं? पर्यावरण के लिए सर सबसे ज़्यादा जरूरी है पौधे। उसकी खासियत है सर कि ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। सवारियां बैठती हैं, उनको किस तरह का संदेश देते हैं आप, क्या कहते हैं उनसे? सवारी जब पूछता है जी नाम जब पूछता है, मैं अपना नाम बताता हूँ, बोलता जी अपना ये ऑटो कैसे सजा रखें, तो मैं उसको यही बोलता हूँ जी आपको भी यही कहता हूँ सर, आप घर के आगे पीछे अपना पौधे लगाइए। मोहम्मद जसीम ने अपने इस ऑटो में तरह तरह के पौधे रखे हुए हैं। इन्होंने अपने ऑटो में पाम, मनी प्लांट और एलोवेरा जैसे 16 अलग अलग किस्म के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा ऑटो रिक्शा को कृत्रिम घास से भी सजाया गया है ताकि सवारियों को भी एक अलग अनुभूति हो। इस ऑटो को देख ऐसा लगता है कि मानो दिल्ली की सड़कों पर चलती फिरती नर्सरी ही दौड़ रही हो। इनका छोटा सा प्रयास पर्यावरण को बचाने में काफी कारगर साबित हो सकता है अगर इन्हीं की तरह अन्य लोग भी सोचने लगे तो। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात मौसमी खेती की करते हैं और आइए देखते हैं कि इस मौसम में खेती का कैसे रखें किसान ध्यान। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में तैयार टमाटर और सेब की तुड़ाई करें। वहीं यहाँ के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। यहीं ये समय मटर, मूली, शलजम, गाजर, पालक और मेथी की बुआई के लिए अनुकूल है, तो यहाँ के किसान इनकी बुआई जारी रखें।
हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में जिन किसानों ने धान और मक्के की कटाई कर ली है, वे पहले फसलों को धूप में अच्छी तरह सुखाएं और उसके बाद उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उप पर्वतीय और निचले इलाकों में ही किसान रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। यहीं इस समय गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई के अलावा पॉली हाउस में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाएं। निचले इलाके के किसान लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ चना, सरसों, गोभी और अलसी की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शलजम और मूली की बुआई करें, जबकि यहाँ के मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में चीनी गोभी की नर्सरी के अलावा मूली, गाजर, ब्रोकली और सलाद पत्ते की सीधी बुआई करें। यहीं इस समय मटर की बुआई भी जारी रख सकते हैं किसान। यहाँ के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाकों में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाएं। यहीं इस समय मटर, पालक और मेथी की बुआई और सेब की तुड़ाई जारी रखें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाकों में इस समय गेहूं की बुआई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में सरसों, मटर और मसूर की बुआई कर लें। यहीं गेहूं की बुआई और आलू की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क इलाके में पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, चीनी पत्ता गोभी की कटाई के अलावा गाजर और मूली की खुदाई करें। यहीं लौकी, खीरा, स्क्वैश और फ्रेंच बीन्स की तुड़ाई भी शुरू कर दें। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है, वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंकमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर लें। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर लें। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।